हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है शाम को होने जाने वाला वाइट रेड क्लाश का मैच, जो कि होने जा रहा है सरे और ससेस के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है कैरिंगटन ओवल लंदन में, जो कि सरे का घर है। और चौथे दिन में तीसरा मैच खेलने जा रही है सरे की टीम। पहले दो मैच में बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली उन्होंने जीत हासिल करा था, और ये उनका भी तीसरा मैच होने जा रहा है। और उन दोनों मैचेस को हमने कवर भी करे थे, जो अच्छा भी गया था। ससेस का लास्ट मैच जो था वहाँ पे भी मेरे ख्याल से वो जीते थे, जहाँ पे उनका मैच था। नहीं, सोमरसेट के अगेंस्ट में हार गए थे सस की टीम, एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में लास्ट ओवर में उनको हारना पड़ा था। तो अभी के लिए सरे बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं, और ये इनका तीसरा मैच ही होने जा रहा है। और ससेस की टीम अगर आप नोटिस करेंगे तो इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके रिकॉर्ड्स बहुत सारे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और एक झटके में उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप बदल चुकी है, उनकी बॉलिंग लाइनअप चेंज हो चुकी है। तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं ससेस की टीम में, जिसकी वजह से ससेस की टीम बहुत इनएक्सपीरियंस भी नज़र आ रही है। एक दो प्लेयर्स हैं अभी भी जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा भी सकता है, लेकिन अभी भी वो इस फॉर्मेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड नहीं है। उनका पूरा टॉप ऑर्डर भी जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, इस फॉर्मेट में ज़्यादा खेला नहीं है। बॉलिंग में भी ऐसे नाम हैं, और कुछ बड़े नाम जो लास्ट मैच में खेल रहे थे उनमें से भी एक दो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अभी मतलब इंजर्ड हो चुके थे, जिनमें शादाब खान भी अवेलेबल थे। शादाब खान आपको याद होगा, यॉर्कशायर के होकर खेलते थे लास्ट सीजन में। तो वो सदस्य की टीम में ज्वाइन हुए थे, लेकिन पहले मैच में इंजरी की वजह से वो अभी मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे इस मैच के लिए। तो देखना पड़ेगा कि सदस्य की टीम क्या कर पाती है। लेकिन जो दो तीन प्लेयर्स होंगे इनकी टीम में, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, नाम हैं, उनके बारे में भी हम बातें करेंगे, और देखते हैं आगे जाके क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या हैं, सबकी चीज़ें पर फोकस हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सरे के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ससेस के बारे में अगर मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूं, तो ससेस की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, ठीक है। जब इनके प्लेयर्स मतलब 2 सीज़न पहले अगर आप इनकी टीम देखेंगे ना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी। ल्यूक राइट, फील्ड सॉल्ट का टॉप ऑर्डर होता था, रवि बोपारा मिडिल ऑर्डर में रहते थे, लॉरी इवांस भी इनकी टीम में खेलते थे, डेविड वीजी रहते थे मिडिल ऑर्डर में, काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप होती थी। बॉलिंग भी क्रिस जॉर्डन संभालते थे, ओली रॉबिन्सन, टाइमल मिल्स, स्पिन डिपार्टमेंट में भी डैनी ब्रिग्स होते थे। तो काफ़ी सही टीम थी। राशिद खान भी इनकी टीम में खेलते थे। पिछले सीजन में भी उन्होंने उबैद मक्कॉय को साइन करा था, मोहम्मद रिजवान को साइन करा था। तो काफ़ी सही टीम थी, लेकिन इस सीज़न में बिल्कुल ही उनका स्टैंडर्ड, ऐसे ऑन पेपर मैं बता रहा हूँ, अभी देखो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर इनका स्टैंडर्ड बहुत ही कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे जाके क्या क्या होता है। कैरिंगटन ओवल लंदन में मैच होने जा रहा है, सरे का घर है। इस ग्राउंड पे भी हमने लास्ट मैच कवर करा था, और थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही चुका होगा कि इस ग्राउंड पे क्या होता है, नहीं होता है। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सीजन में सचिन ने खत्म किया 7वें स्थान पर, डिस्पाइट इनकी टीम में ये बड़े बड़े नाम थे, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान, ओबेद मक्कॉय, ठीक है, स्टीवन फिन वगैरह भी थे, लेकिन राशिद खान भी मेरे ख्याल से थे कुछ टाइम के लिए। तो उसके बावजूद भी उन्होंने 7वें स्थान पर खत्म किया। सर ने खत्म किया था पहले स्थान पर। आखिरी 5 मैचों की बात करें, 2 मैच नो रिजल्ट रहे हैं, और 2-1 से आगे चल रही है सरे की टीम। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में, तो क्या क्या हुआ है। जैसे मैंने बताया, सासेस का पूरा बैटिंग लाइनअप भी चेंज हो चुका है। तो बहुत सारे मैचेस आपको ऐसे देखने मिलेंगे जहाँ पर उनके कोई बैट्समैनों के नाम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैचेस फॉलो करो क्या हो रहा है, देखो। होवे, जो कि ससेस का घर होता है, ससेस ने यहाँ पर बना था 144। टॉम करन अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, ना ही जॉर्डन क्लार्क करा रहे हैं। जॉर्डन क्लार्क को लास्ट में बैटिंग करने का मौका मिला और अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी थी। टॉम करन भी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो बैटिंग ही कर रहे हैं, और पहले मैच में रन बनाया था, दूसरे में रन आउट हो गए थे मेरे ख्याल से। सर ने चेंज कर लिया था, जहाँ पर जैक्स और ओली पोप सिस्टम में तो है, लेकिन वो खेल नहीं रहे। बाकी टॉपली, आर्चर, मिल्स खाली हैं। टॉपली अभी सारे की टीम में खेलते हैं। तो एक और बॉलर आप देख सकते हैं जो कि ससेस के ऊपर खेलते थे, जो कि टीम चेंज कर चुके हैं। मिल्स हालांकि अवेलेबल है, उन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे। और सर ने ये मैच ड्रॉ करा था, और ये मैच चेज नहीं हुआ था, एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, दोनों का ही सेम स्कोर, सेम विकेट, और मैच यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी सर की टीम। जैक्स और टाइमल मिल्स जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, टॉम करंट भी है, लेकिन टॉम करंट बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, तो बात करके फायदा नहीं है। अगला मैच और पहला मैच जो अपने को देखने मिल रहा है ओवल में, सर ने बनाया था 163। फिर से यहाँ पर टॉम करंट के बैटिंग से परफॉर्मेंस आए हैं, ठीक है, ये टॉम करंट ही है। ओली पोप और टॉम करंट, सैम करंट दोनों के ही आए हैं वैसे तो। ओली पोप, जॉर्डन, टॉपली दोनों ही अभी सारे की टीम में खेलते हैं, और तो ऑफकोर्स इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन सर ने बहुत बड़ा टोटल नहीं बनाया था, ऊपर 144 था, यहाँ पर 20 रन ज़्यादा 163। ससेस उसको भी चेस नहीं कर पाई, उसी रेंज में स्कोर। टॉम करंट ने बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था, दोनों ही मैच में बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन है वैसे तो टॉम करंट के, अगर बॉलिंग करा तो इंपॉर्टेंट होते। जॉर्डन क्लार्क, वही दोनों नाम सारे वापस से यहाँ पर, मतलब ससेस यहाँ पर वापस से बैटिंग अच्छी नहीं कर पाई, और वो चेस भी नहीं कर पाई, और एक मीडियोकर स्कोर आप कह सकते हैं, या फिर लो स्कोर इनकाउंटर ससेस की तरफ से, जहाँ पर सर ने मैच जीत लिया। अगला मैच ओवल में, अभी धीरे धीरे रिसेंट टाइम्स में आएंगे तो ससेस की तरफ से आपको प्लेयर्स देखने मिलेंगे बैटिंग में, ऊपर तो पुराने मैचेस में नहीं है। बना था 165, ससेस ने बेहतर स्कोर था यहाँ पे। रॉलिंस के स्कोर हैं और रवि बोपारा, इनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है मुझे, ठीक है, सुनते रहो।
जैक्स के 2 विकेट, जैक्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि केरेंटन नोबल हो और जैक्स ना चले ऐसा बहुत कम होता है, तो 2 विकेट निकाले थे। एटकिंसन की बॉलिंग भी थी, सरे ने चेस कर लिया लास्ट ओवर में जाके जैक्स, और जेमी ओवर्टन ने यहाँ पर परफॉर्म करा था। जेमी ओवर्टन को एज ए फिनिशर ही यूज़ किया जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता, वो बॉलिंग सेक्शन में है ऊपर से, तो बॉलिंग नहीं कराएंगे, बैटिंग कब मिले ना मिले तो उनका लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। और लेकिन ऐसा ही परफॉर्मेंस उनका आ जाएगा जब भी वो बैटिंग करने आएंगे, ये पकड़ के चलना। जेबी ओवर्टन के 40 रन थे और ओली रॉबिन्सन, तो यहाँ से अपने को जैक्स ही मिल रहे हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जो मेजर परफॉर्मर थे। ना तो ओली रॉबिन्सन अवेलेबल है, ना तो जेमी ओवर्टन का आप कुछ भरोसा कर सकते हो, और रॉलिंस और बोपाला के 20-24 करके रन थे। अगला मैच पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था और ओवरऑल लास्ट मैच इस ग्राउंड पे, ससेक्स ने उसी रेंज में स्कोर बनाया वापस से 146। आल्सॉप, हडसन प्रेंटिस, हैरिसन वार्ड इनको स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। हडसन प्रेंटिस के स्कोर थे, आल्सॉप के भी स्कोर थे। जैक्स की यहाँ पर बॉलिंग 1 विकेट, बाकी टॉपली अवेलेबल नहीं है, जॉर्डन अवेलेबल नहीं है, नारिन का 1 विकेट, और बैटिंग से भी वही जैक्स, मतलब वही सेम चीज़ फिर से यहाँ पर सर ने अच्छी बल्लेबाजी करी। टाइमर मिल्स का 1 विकेट। और लास्ट मैच जो हुआ था इस बार ससेक्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा किया था, मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंसेस आए थे, सबने कंट्रीब्यूट करे, रॉलिंस, गार्टन, अली और मोहम्मद रिजवान भी कुछ रन उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। जैक्स ने हालांकि यहाँ भी परफॉर्म करा था, मतलब ये तो केरेंटन नोबल था भी नहीं, फिर भी जैक्स ने पेल दिया यहाँ पे। लॉरी इवांस जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं यहाँ पे, और चेस बेहतर करते हैं, ये हमने देखा है, अगर बैटिंग मिल जाए ढंग से तो उन्होंने रन करा था। हालांकि सारे यहाँ पर चेस नहीं कर पाई थी। मिल्स के यहाँ पे भी 2 विकेट से, बाकी बोपारा के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन से, फिन क्रोकॉम को स्क्वाड में रखा गया है, देखना पड़ेगा खिला जाता है या नहीं, इनके कुछ परफॉर्मेंसेस रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये फिक्सचर बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रहा है, मतलब सरे ने तो अच्छी बल्लेबाजी करी है, लेकिन उनको भी ज़्यादा कुछ करने को नहीं पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने चेस किया तो कम रन को ही चेस किया। और ससेक्स एज ए बैटिंग साइड बहुत डोमिनेटिंग नहीं रही है। पहले जो प्लेयर्स खेलते थे उनकी बात हम छोड़ देते हैं, करंट स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं उनमें से इंडिविजुअली तो कोई बड़े प्लेयर्स का नाम अभी अपने को देखने नहीं मिल रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स चेंज हुए हैं और यंग प्लेयर्स भर के हैं इनके टीम में। इसीलिए अभी ध्यान से सुनो, कुछ प्लेयर्स के नाम अपने को देखने मिल रहा है, जिनमें से विल जैक्स तो मतलब आंखों के सामने आ रहे हैं, और केरेंटन नोबल में तो वो रन बनाते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन उसके बाहर भी वो चले हैं। 76 लास्ट मैच में उन्होंने बनाया था, जो कि होवे में था, और जब बात केरेंटन नोबल की आई है तब तो उन्होंने विकेट भी निकाले हैं, 1 विकेट 57 रन, और यहाँ पे 65 रन और 2 विकेट, तो इनका तो चलो हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर आपको देखने नहीं मिलेगा। टॉम करन के काफ़ी नाम आए हैं इस फिक्सचर में, लेकिन वही बात है कि बॉलिंग से ज़्यादा आया है, बैटिंग से थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन बॉलिंग से ज़्यादा आया है और बॉलिंग वो करा नहीं रहे बराबर। बाकी ससेक्स की तरफ से तो प्लेयर्स बहुत कम हैं जिनके रिकॉर्ड से, जॉर्डन, टॉपली वो अभी दूसरे टीम के होकर खेलते थे, टाइमर मिल्स के नाम आए हैं, और यहाँ पे ससेक्स की तरफ से और कोई ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मिल्स खाली पुराने प्लेयर्स में से हैं, बाकी एक आध मैच में कोई एक आध प्लेयर परफॉर्म करा होगा, लेकिन उसको हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते। और अगर हम केरेंटन नोबल के मैचेस को फोकस में रखें, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो क्या मिल रहा है अपने को? सैम करन, टॉम करन के बैटिंग परफॉर्मेंसेस, और बॉलिंग से चलो टॉम करन छोड़ दो, वो बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, और सर ने यहाँ पर मैच जीत लिया। बहुत रन नहीं बने, 163 चेज नहीं कर पाई टीम, और 16 विकेट इस मैच में गिरे। दूसरा मैच फिर से वही हुआ, 165, बहुत रन नहीं। बोपारा के कुछ परफॉर्मेंसेस थे, जैक्स के बॉलिंग से परफॉर्मेंस, एटकिंसन का 1 विकेट, जैक्स के बैटिंग से ही परफॉर्मेंस। जेमी ओवर्टन को बैटिंग मिली और उन्होंने परफॉर्म करा, चेज हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा रन यहाँ पे भी नहीं, और लास्ट ओवर में जाकर रन चेज हुआ। और तीसरा मैच जो था यहाँ पे भी वही सेम चीज़, ससेक्स बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। आल्सो हडसन प्रेंटिस और हैरिसन वार्ड की परफॉर्मेंस हैं। जैक्स उन्होंने 1 विकेट निकाला था नरीन के साथ, और बैटिंग से भी जैक्स के परफॉर्मेंसेस हैं, और रॉय अवेलेबल नहीं है, और मिल्स का 1 विकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को देखने मिली है। ससेक्स थोड़ा पीछे ही चल रही है एज ए बैटिंग साइड स्पेशली, ठीक है। 172 उनका हाईएस्ट स्कोर था जो लास्ट मैच में उन्होंने बनाया था, जो जीता भी था, और ये फिक्सचर बहुत ज़्यादा रन आपको नहीं दिखा रहा है। एक ही नाम है जो लास्ट 3 मैच में कंसिस्टेंटली चले हैं, वो है विल जैक्स। ससेक्स के प्लेयर्स चेंज होते गए हैं बराबर। अच्छा, तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें। अभी हम बात करें ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड के बारे में 2 दिन पहले ही मैच हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा मुझे डिटेल बताने की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या होता है। मैं फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ, लेकिन कि ये ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनते हैं जनरली, लेकिन अगर आपके पास सही स्लो बॉलर्स या जो वेरिएशन ला पाते हैं अपने पेस अटैक में, या फिर अच्छे खासे स्पिनर्स नहीं हैं, तो यहाँ पे रन्स बन भी सकते हैं। लास्ट मैच में जो हुआ भी था, ठीक है, आपको याद होगा, जो मेरे ख्याल से केंट का मैच था, केंट बनाम सरे का मैच था, तो वहाँ पे स्टार्ट तो केंट ने काफ़ी अच्छा करा था, जहाँ पे लीनिंग, लिंडे ने, उन्होंने होगन ने भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे ही उनके स्पेल्स खत्म हो गए, तो बाकी जो उनकी जो वीकर पेस अटैक है वो एक्सपोज हो गई। नीचे से आके शॉन अबॉट ने 5वें 6ठे नंबर पे आके उन्होंने धमाका मचा दिया, 30-35 गेंदों में शतक बना दिया भाई, ठीक है। जबकि टॉप ऑर्डर में सैम करन, टॉम करन, विल जैक्स जैसे बड़े बड़े नाम, लॉरी इवांस, वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, 20 के पार भी नहीं पहुँच पाए थे। शॉन अबॉट ने आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी। तो
तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये जनरली कंसिस्टेंटली नहीं होता है। ठीक ठाक लोगों की इतनी भी बुरी बॉलिंग नहीं होती है, केंट की जैसी बॉलिंग रही है, तो उतना आप शायद उम्मीद ना रखो। दूसरी तरफ से सारे के पास अच्छी खासी स्लोअर बॉलर्स भी हैं, पेसर्स में जो होते हैं, जो वेरिएशन ला पाते हैं। जॉर्डन एक तो थे, वो हो गए, वो तो अभी अवेलेबल नहीं है। सैम करन है, एटकिंसन है, स्पिनर्स भी अच्छे खासे हैं, नरीन के रूप में, जैक्स के रूप में, डैन मोरियार्टी को भी स्क्वाड में रख रखा है उन्होंने, जो खिला नहीं रहे हैं। तो इनके पास काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, जो सरे इसलिए इस ग्राउंड पे अच्छा करती है। इस बारे में हम लास्ट मैच में भी बात कर चुके हैं, जो वीडियो एनालिसिस हमने बनाया था। फिर भी चलो रिमाइंड करवा देते हैं। तो सरे बनाम हैम्पशायर 228 रन। जैक्स कैरिंगटन नोबल, ये कॉम्बिनेशन 90% टाइम्स अच्छा चलता है। हर मैच में कुछ भी नहीं चलता, लेकिन 90% टाइम नरीन भी इस ग्राउंड में काफ़ी अच्छा करते हैं विद द बॉल। स्पेशली बैटिंग तो उनका भरोसे लायक कभी भी नहीं होता, इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन बॉलिंग उनकी अच्छी खासी चल जाती है। सैम करन भी यहाँ पर अच्छा करते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग काम पे आती है। बैटिंग में तो चलो एक आध मैच वो फेल हो भी सकते हैं, लेकिन जैक्स और सैम करन काफ़ी कंसिस्टेंट होते हैं विद द बैट भी, विद द बॉल भी। तो ये तीनों के यहाँ पर रन थे, तो 228 बन गए। पेसर के साथ स्पिनर के 3 विकेट्स यहाँ पर हैं, स्पिनर के ज़्यादा विकेट। हैम्पशायर को रोक दिया 156 पे, जहाँ पर सैम करन के 5 विकेट। बाकी नरीन की भी बॉलिंग काम पे आई। टॉपली जॉर्डन अवेलेबल नहीं है। सर ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करा। अगला मैच जब आपने लास्ट हेड टू हेड देखा था, वहाँ पे जॉर्डन, जैक्स, नरीन की बॉलिंग काम पे आई थी। जैक्स ने रन भी बनाया था रॉय के साथ। पोलार्ड तो चलो नहीं है, अब पेसर्स के अपर हैंड 155 बना, चेस कर लिया सर ने वापस से। फिर से जैक्स की बॉलिंग काम पे आई, नरीन की बॉलिंग काम पे आई, एटकिंसन का 1 विकेट। सरे ने यहाँ पे चेस कर लिया बहुत इजीली। नरीन की बैटिंग से परफॉर्मेंस आए थे पोप और जैक्स के साथ। तो जैक्स तो आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम चल रहा है। नरीन बैटिंग से कंसिस्टेंट नहीं है, जब चले हैं बहुत लंबा, नहीं तो नहीं। स्पिनर के यहाँ पर 2 विकेट हैं। अगला मैच सॉमरसेट बनाम सरे का हुआ, 144 पर रोक दिया। फिर से वही देखो, वही सेम ही नाम, एटकिंसन बॉलिंग फर्स्ट में बेहतर करते हैं, वो तो है। जॉर्डन, मोरियार्टी जो स्पिनर है, सर ने वापस से चेस कर लिया। फिर से जैक्स, पेसर्स का अपर हैंड। केंट बनाम सरे का मैच हुआ, 191 बनाया। नरीन का 1 विकेट, जोमी ओवरटन, और सर ने इसको भी चेस कर लिया। रॉय, जैक्स, सैम करन, इवांस वही है। इवांस जनरली चेज में कुछ तो स्कोर है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं करने को पड़ता है इनको, क्योंकि टॉप ऑर्डर से मोस्टली परफॉर्मेंस आ ही जाता है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ है वो चेज में करते हैं, बाकी बैटिंग फर्स्ट में आप शायद ना ही रहो इनको। स्पिनर्स के 5 विकेट। इस सीजन का जो लौता मैच था, सर ने बनाया 223 रन। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से उतना कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन नीचे से आके एबॉट ने धमाका मचा दिया। स्पिनर खास कुछ था नहीं इनके पास, लिंडा थे, उन्होंने 1 विकेट निकाला। बाकी कुछ भी पेसर खास कुछ नहीं कर पाए। केन रिचर्डसन जो सबसे मतलब ज़्यादा परसेंटेज बॉलर थे इस मैच में, उनको तो धो ही दिया कतई, और उनका बहुत बुरा दिन गया था। और मैंने बताया भी था कि उनकी बॉलिंग जैसी है वो इस पिच पे काम आएगी नहीं, और आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं लिया होगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहा होगा वैसे तो। एबॉट और जॉर्डन क्लार्क, एबॉट के बारे में बताया था मैंने कि उनको ये कंडीशन पसंद आ सकता है। बॉलिंग से तो उन्होंने कुछ करा नहीं, लेकिन बैटिंग से धमाका मचा दिया। काफ़ी लोग जो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑलराउंडर्स लेने के, वहाँ पर एबॉट को वो छोड़ रहे थे। वो 4 ऑलराउंडर्स किनको ले रहे थे, सैम करन, नरीन, टॉम करन, और या तो लिनिंग या लिंडे में से कोई एक ले रहे थे। बहुत लोग टॉम करन को छोड़ के लिंडे, लीडिंग दोनों को ले रहे थे, लेकिन बहुत लोगों ने शॉन एबॉट को ड्रॉप किया, और वैसे साइड्स में आपने ईजिली जीत हासिल कर ली होगी शॉन एबॉट को रख के ही। ठीक है, और मैंने अभी भी बता रहा हूँ कि शॉन एबॉट को ये कंडीशन पसंद आ सकता है। बॉलिंग से भी लास्ट मैच विकेट उनको भले ही ना मिला हो, लेकिन आगे जाकर उनको विकेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो एनीवेज आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी नरीन, जैक्स, सैम करन, ये तो कंसिस्टेंट है ही। लेविश ने 2 विकेट निकाला हुआ था, लेविश को ज़्यादा बॉलिंग भी मिली थी। हर मैच में ऐसा नहीं होगा, पिछला मैच बहुत ईजी बन गया था तो ईजी जीत दिख रही थी, तो उनको बॉलिंग मिल गई, लेकिन हर मैच ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये टैलेंटेड बॉलर हैं, ये कहीं ना कहीं जाके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अभी इनको ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, अनलेस कि आप ड्री वेरिएंट पर खेल रहे हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें भी हमने डिस्कस के लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर कुछ नाम आपके सामने आते हैं, तो वो आपके लिए कैप्टन वैसे बन ही जाएंगे। बात अभी करना है अपने को ससेक्स की टीम को लेकर, क्योंकि उनकी तरफ से अपने को ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिले नहीं हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। तो प्लेइंग इलेवन पर आ जाते हैं। ससेक्स की टीम के होकर टॉम क्लार्क और आली और ओपनिंग करते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं टॉम आल्सॉप, रवि गोपाला जो टीम के कैप्टन भी है और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, मैक्स बर्जेस, जॉर्ज गार्टन, जेम्स कोल्स, हडसन प्रेंटिस, टाइमल मिल्स, आर्ची लेनम और ब्रैड क्यूरी, इन दोनों का इंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि जो 2 इंजर्ड प्लेयर हुए हैं उनके जगह पर ये दोनों आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बैटर भी अगर टीम इंक्लूड करना चाहे हैरिसन वार्ड के रूप में, तो वो भी कर सकती है। अभी देखो, जो प्लेयर का आपने सबसे ज़्यादा नाम देखा था हेड टू हेड में, वो कौन थे? टाइमल मिल्स। टाइमल मिल्स के पास वेरिएशन है, उनके पास वो पेस भी रख सकते हैं और वेरिएशन करते रहते हैं स्लोअर बॉलिंग के साथ, जो कि यहाँ पे चलता भी है। तो ये तो एक नाम आपके लिए हो गया। रवि गोपारा एक और नाम है। रवि गोपारा इस सीजन में कुछ अलग ही फॉर्म पे चल रहे हैं। जो प्रैक्टिस मैचेस में स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, उन्होंने एक मैच में, मेरे ख्याल से कुछ प्रैक्टिस मैच था जहाँ पर उन्होंने 40 गेंदों में 150 रन बनाए थे, और उनकी जो टीम थी सेकंड 11 की ही सही, उन्होंने 300 रन 40 में 150 रन बनाए थे उन्होंने, और उनकी टीम ने बनाया था 300 रन 20 ओवर में। समझ रहे हो, 20 ओवर में 300 रन मतलब क्या होता है, तो वहाँ पे उन्होंने वो करा था। और रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने रन बनाया था, बॉलिंग भी शायद कराई थी 1 आध ओवर।
तो इनका सिलेक्शन तो बनता है और इनकी बॉलिंग भी यहाँ पे काम पे आ सकती है। तो डेफिनेटली स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में तो डेफिनेटली इनको रख के चलना है। बॉलिंग फर्स्ट में आप एक बार के लिए सोच भी लो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में इनको रख के चलो। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, आली और एक और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। अभी बहुत यंग है ये, ठीक है। हो सकता है आने वाले 2-3 साल में ऐसे प्लेयर बन जाए कि ये परसेंटेज इनका हाई हो। अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़े बहुत इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन इनके पास भी बहुत अच्छी हिटिंग करने की एबिलिटी है। लास्ट हेड टू हेड में रन बनाया था। मुझे भरोसा नहीं है कि इस मैच में वो चल जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में ही आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे। टॉम क्लार्क थोड़ा डिपेंडेबल ज़्यादा है, थोड़ा पकड़ के इनिंग्स को बना के खेलने की एबिलिटी है इनके पास। आली और जैसे आते ही पहले बॉल से हिट करने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छे हिटर हैं ये, अपने बॉल एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन टॉम क्लार्क थोड़ा डिपेंडेबल है, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो, क्योंकि देखो वैसे भी सारे की तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स लेने हैं ऑलराउंडर से, ठीक है। तो बैटिंग सेशन तो वैसे भी आपके लिए सुना ही रहने वाला है। विल जैक्स के अलावा आप किसी के ऊपर भरोसा करोगे नहीं, अनलेस कि आप किसी और साइड में खेल रहे हो ड्रीम 11 के अलावा। तो वहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को आप लेकर चल सकते हो। आली और हिट और मिस है, अगर हिट करके बहुत लंबा खींचेंगे। टॉम क्लार्क थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेबल है, थोड़ा संभाल के खेलते हैं, ठीक है। आल्सो आप कीपर सेक्शन में होंगे, टॉप ऑर्डर में यही आएंगे कीपर्स में से, ठीक है। बाकी तो कोई आएगा नहीं, तो आप इनको ही लोगे। बाकी तो बर्जेस और जेमी स्मिथ का कोई लेने का मतलब नहीं बनता। जॉर्ज गार्टन एक और बॉलर है जिनको वेरिएशन करना आता है और ये बैटिंग भी ऊपर करने आते हैं। प्रॉब्लम इनको लेने में वही होगा कि ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे। ड्रीम 11 पे आप शायद ले भी लो, लेकिन बाकी साइड्स पे नहीं। उसके बाद आते हैं जेम्स कोल्स, एक और प्लेयर काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है। जितने ऑलराउंडर्स होंगे ना, बोपारा, गार्टन, कोल्स, हडसन प्रेंटिस, ये 4 ऑलराउंडर्स हैं सारे की तरफ से, सजेस की तरफ से। इनमें से बोपारा अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो अनडाउटेडली लेना है, लेकिन जेम्स कोल्स मैं कहूँगा रिगार्डलेस ऑफ टॉस लेके चलो। इनको बैटिंग करनी आती है, इनके पास शायद बैटिंग पहुँच भी जाए और ये लौते स्पिनर है टीम के पास। लेनहम कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे स्पिनर है जो बैटिंग भी कर सकते हैं और उनको विकेट निकालना आता है, ठीक है। और प्रैक्टिस में अच्छे से भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल एक देखा जा सकता है इनकी तरफ। हडसन प्रेंटिस एक और ऑप्शन है। हडसन प्रेंटिस एक ऐसे प्लेयर हैं जो ओपनिंग भी कर चुके हैं पास्ट में, सेकंड टीम के होकर भी ओपनिंग कर रहे थे रिसेंटली भी। उनको बैटिंग मिल रही थी लास्ट मैच में 10वें नंबर पे। अभी तो उसमें भला हो लेनहम और ब्रैड क्यूरी का, नहीं तो जब लास्ट मैच में उनका बैटिंग ऑर्डर दिख रहा था 10वें नंबर पे। तो समझ रहे हो कि इनकी जो बॉलिंग है वो कैसी बॉलिंग है, उनकी बैटिंग कितनी स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। ये हडसन प्रेंटिस जो है ये प्रॉपर बॉलर नहीं है, ना ही कोल्स प्रॉपर बॉलर है, लेकिन इनके साथ ही इनका बॉलिंग जो है अभी करना पड़ रहा है। आर्ची रेनम अभी भी यंग है, अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन हाँ कभी कभार अगर चलते हैं तो बहुत बंचेस में विकेट लेते हैं, वो एक बात है इनके पास। लेग स्पिनर है, देख सकते हैं आप। और ये बॉलर सेक्शन में भी होंगे, तो इनको लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टाइमर मिल्स को लेने में, ठीक है। तो बॉलर सेक्शन आप सक्सेस के प्लेयर्स ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एटकिंसन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से मिल्स और आर्ची रेनम दोनों आपकी टीम में एनीवेज हो जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में जेम्स कोल्स मेरे टीम में शायद होंगे। बोपारा अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो मैं सोचूंगा। बाकी यहाँ पर आली और टॉम क्लार्क में से आप किसी एक को या दोनों को ही लेकर चल सकते हो, क्योंकि बैटिंग सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन में आपको सारे के प्लेयर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में वहाँ पर भर भर के प्लेयर्स होते हैं सारे की तरफ से, ठीक है। सर की तरफ से बात करें तो जो ये टॉप 3 हैं इनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, और ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन भी हैं। अच्छा, लास्ट मैच में लॉरी इवांस ओपनिंग करे थे, वैसे तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या किया जाता है। टॉम करंट बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, वही एक बात है। बैटिंग से कुछ खास नहीं है, लेकिन बॉलिंग पे रिकॉर्ड्स उनके अच्छे थे। बैटिंग अभी भी मैं कहूँगा अच्छा कर रहे हैं वो, ठीक है। उनको जितना बैटिंग करने को मिल रहा है अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन रिस्की बन जाते हैं ना बैटिंग से। अगर फेल हो जाए तो ऑलराउंडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरे को तो यहाँ पे 4 ऊपर 5 6 7 11 प्लेयर्स ऑलराउंडर से दिख रहे हैं। मैं आगे गिनवा दूंगा आपको, मुझे तो 11 प्लेयर्स ऑलराउंडर से ही दिख रहे हैं इस मैच में। तो बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पे, तो मुझे ख्याल से टॉम करंट को मैं शायद मौका ना दे पाऊँ। लॉरी इवांस चेज अगर करें तो आप देख सकते हो। बाकी तो मुझे कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा। शॉन अबॉट को अपने को वैसे भी लेके चलना है, तो 4 तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑलराउंडर्स हो गए, शॉन अबॉट, सैम करन और नरीन, इन तीनों को तो रखना ही है। जैक्स आपके लिए चौथे प्लेयर हो गए। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी उस तरीके से इजीली मैनेज कर पाओगे। वैसे तो ससेस के सरे के सपोर्ट में ही अपने को टीम बनाना है, लेकिन प्लेयर्स लेने की जगह ही नहीं है भाई, है ना। तो 4 प्लेयर्स के अलावा कैसे ही लेंगे, किसको लेंगे वो देखना पड़ेगा अभी आगे जाके। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स होंगे जो मुझे लगता है नहीं खेलने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो ससेस के होकर बोपारा के अलावा कोई किसी को कैप्टन वाइस बनाने वाला है नहीं, ठीक है। टीम में ले लो, बड़ी बात है। जिनमें से जेम्स कोल्स का मैंने बताया, आली ओर और टॉम क्लार्क, इन दोनों को ही मेरे ख्याल से आप ले सकते हो, बैटिंग सेक्शन में होंगे, क्योंकि हडसन प्रेंटिस और गार्टन उसके बाद हैं, और टाइमल मिल्स बॉलिंग सेक्शन में होंगे, तो उनको तो एनीवेज आप ले लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। सर की तरफ से सैम करन, जैक्स और यहाँ पे एबॉट को भी ऐड कर लो।
तो एबॉट इन तीनों के आसपास लोग जाएंगे, ठीक है। और ये तीनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और नारिन, ये चारों ही इनफैक्ट। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि सेफ जाओ, जैक्स तो है ही आपके लिए, और सैम करन, इन दोनों के साथ चले जाओ। 90% मैच में जैक्स चलते हैं, हर मैच में तो कोई ना चले, लेकिन 90% मैच में जैक्स चलते हैं, ये आपने देख लिया। और सैम करन उसके बाद स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। नारिन कंसिस्टेंट है, बैटिंग पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन बॉलिंग पर उन्होंने एक दो विकेट करके लेकर रखा हुआ है। शॉन एबॉट, मुझे अभी भी इनसे बहुत उम्मीदें हैं, बॉलिंग से उन्होंने विकेट नहीं निकाला है ज़्यादा कुछ अभी, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम भी इस ग्राउंड पे बॉलिंग से भी बहुत विकेट निकालेंगे। टॉम करन बैटिंग ही ज़्यादा कर रहे हैं, बॉलिंग पे इतना भरोसा उनका नहीं हो रहा है, फिटनेस उनका नहीं है, तो इसीलिए मेरे टीम में शायद आपको ना दिखेंगे। उसके बाद लॉरी इवांस अगर चेस करते हैं देख लेना, और एटकिंसन बॉलिंग फर्स्ट में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, आप कहीं भी साइड पे खेल रहे हो, मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर तो हम बना ही सकते हैं। जेम्स कोल्स को मैंने रखा है, बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है ससेक्स की तरफ से, और मुझे एक ही ऑलराउंडर्स लेने का ऑप्शन है ससेक्स की तरफ से, तो मैं दोबारा करूँगा, रिस्क नहीं लो। लेकिन अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो मैं शायद ये रिस्क ले लूँ और कोल्स को लेकर चलूँ। अगर ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था, देखो कितने ऑलराउंडर्स है भाई, देखो 1 बोपारा को लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो मुझे इधर ही ऑलराउंडर दिख रहे हैं। मैंने 11 बोला था, 10 हैं, शादाब खान खेलते तो 11 भी हो जाते, तो 10 ऑलराउंडर्स है, समझ रहे हो। तो अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तब तो आप सबको ही ले सकते हो, और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप किसी और साइड पे खेल रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा, और मेरे लिए ये 3 होंगे ही, एबॉट, नारिन और करन। रवि बोपारा बैट फर्स्ट में, अगर वो बैट फर्स्ट नहीं कर रहे हैं तो जेम्स कोल्स को मैं लेकर चलूँगा। हो गया मेरा सिलेक्शन। बैटिंग सेशन में जैक्स तो है ही, इनको छोड़ ही दो। बाकी जो ऑप्शंस होंगे, आप आली और टॉम क्लार्क मेरे लिए 2 प्रेफर्ड ऑप्शन हैं बैटिंग सेक्शन से, किसी और साइड के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ड्रीम 11 में तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये हो गया। और बॉलिंग सेक्शन में मिल्स है, बाकी मैकेंड्रू भी अवेलेबल नहीं होंगे इंजरी के चलते, ये दोनों जो फॉरेनर्स से दोनों ही बाहर हो चुके हैं। तो आपके पास ऑप्शन बचे कौन? हमारे पास ऑप्शन बचे आर्ची लेन, हम जिनको हम ले सकते हैं, और यहाँ पे मेरे ख्याल से खाली एटकिंसन ही होंगे जो ले सकते हैं हम, बाकी तो कोई ऑप्शन भी नहीं है जिनको आप सोच भी सको। तो ऐसा स्ट्रक्चर ड्रीम 11 के अलावा किसी और साइड पे अगर आप खेल रहे हो तो बना लेना। अगर आप ड्रीम 11 पे खेल रहे हो तो ना तो आपको आर्ची लेना लेने की ज़रूरत है, ना तो एटकिंसन लेने की ज़रूरत है, अनलेस कि वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो। ऑलराउंडर से आप बोपारा को भी ले लेना, कोल्स को भी ले लेना, और यहाँ पे हटसन प्रेंटिस या गार्थन में से किसी को ले लेना, क्योंकि करंट बॉलिंग नहीं करा रहे, बराबर, ठीक है। और ये दोनों को भी अगर आप हटा ही दो तब भी मुझे लगता है हटसन प्रेंटिस मैं पहले लूँगा। उसके बाद लेविश हैं, क्योंकि ये बॉलिंग करा रहे हैं और सामने वाली टीम की बैटिंग बहुत ही हल्की है, इनएक्सपीरियंस्ड है, तो मैं शायद लेविश के साथ चला जाऊँ, ऐसा मैं करूँ। 8 ऑलराउंडर्स मेरे को लेने पड़े, ठीक है। टॉम करन नहीं मैं ले पा रहा, टॉम करन को आप चाहो तो ले सकते हो, किसी के ना ले लिया टॉम करन को तो मैंने, अच्छा दिखाई नहीं था। टॉम करन किसी गार्टन ले लो, वही बड़ी बात होगी, क्योंकि वो बैटिंग भी उनको बस पहुंच जाएगी और बॉलिंग भी करेंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत मेस्टअप है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप क्या करते हो, आपके इंस्टिंक्ट क्या कहते हैं। लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो मैंने क्रिस्टल क्लियर बता दिया। कैप्टन वाइस कैप्टन जैक, सैम करन अलग देखना है तो नरीन, और थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क लेना है तो शॉन एबॉट बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। नरीन को मैं कैप्टन फैसन बनाने का सजेशन नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो बॉलिंग से 1-2 विकेट तो है, बैटिंग भी कंसिस्टेंट नहीं है, और अपने को बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, बहुत ही संभल के कैप्टन फैसन सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि परसेंटेज कैप्टन फैसन अगर ज़्यादा कर गए आपके रिस्की वाले ऑप्शन से तो आप तो वैसे भी हार जाओगे। ये मैच थोड़ा ट्रिकी भी है, रिस्की भी है, और थोड़ा मज़ेदार भी होने वाला है आपकी सिलेक्शन अगर सही चल गए तो, ठीक है। तो ये नहीं सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।